हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो गाइस, हमारी चैनल पे यूपीएससी ईपीएफओ के लिए फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जाता है जिसमें सोशल सिक्योरिटी की आज ये सेकंड लास्ट वीडियो है। कल हमारा सोशल सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो के एंड में मैं एक बिग अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। आई थिंक आप लोगों को वो खुशी होगी उसको सुन के। और दूसरी चीज़ की इस वीडियो में मैंने जैसे कि हमारा कंटेंट अब कंप्लीट हो गया है, स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर जो सोशल सिक्योरिटी का है वो रहता है, तो वो तो हम साथ के साथ कवर करेंगे। तो मैंने जो है प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी डाले हैं 7-8, जिसको हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ आपको कमेंट सेक्शन में भी उसको आंसर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम हर जगह सुनते हैं कि ईपीएफ स्कीम, ईपीएफ पेंशन इस तरीके से, ठीक है। तो टेक्निकली इसकी फुल फॉर्म क्या होती है पहले तो हम ये देखेंगे। तो जो ईपीएफ पेंशन होती है उसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, ठीक है। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है जो कि ईपीएफओ के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो अगर देखिए कोई चीज़ डायरेक्टली ईपीएफओ के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, और ये मैं आपको बता दूँ कि जब ये लॉकडाउन हुआ था ना, कोरोना का टाइम चला था, तो उस टाइम इसके अंदर अमेंडमेंट भी की गई थी और ये करंट अफेयर में भी कई बार थी। तो उस प्रोस्पेक्टिव से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली स्कीम जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको एंड तक देखिएगा। एक चीज़ और कि स्टार्टिंग में जो मैं वीडियोस बनाती हूँ किसी भी न्यू सब्जेक्ट की, जैसे कि कंप्यूटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। कंप्यूटर की जब वीडियो बनाती हूँ तो उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, 1000 हो जाते हैं, उससे भी अबव हो जाते हैं। और जैसे ही मैं नेक्स्ट डे उसका अगला कॉन्सिक्यूटिव पार्ट डालती हूँ तो व्यूज़ जो होते हैं वो 200-300 हो जाते हैं। तो मतलब कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो खुद ही निकल जाते हैं, वो देखते ही नहीं आगे वीडियो को। वैसे अच्छी बात है, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनका कॉम्पिटिशन जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। बट यार ऐसे मत करो। अगर एग्जाम के लिए सीरियस हो तो रेगुलर बेसिस पे चीज़ों को करो। फिर जो है आप 10 दिन बाद आके कहेंगे मैम हमें वो वीडियो नहीं मिल रही है, हम कैसे करें, क्या आप सही टाइम होगा शुरू करने के लिए। तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप सीरियस हैं तो रेगुलर वीडियोस को देखिए, सारा सिलेबस साथ के साथ कंप्लीट करती जाइए क्योंकि टाइम अब कम बचा है। तो ईपीएफओ के थ्रू जो है वो ईपीएफ पेंशन प्रोवाइड की जाती है, ये स्कीम प्रोवाइड की जाती है। और ये बेसिकली उन एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोवाइड की जाती है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्या ऑर्गेनाइज और इनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, उसके दोनों को इन्वॉल्व किया जाता है। तो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। और कितने एज के बाद 58 ईयर्स जो है वो यहाँ पे एज रखी गई है, उसके बाद जो रिटायरमेंट होती है उसके बाद ये पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो बेनिफिट्स मिलते हैं स्कीम के वो उन एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, एक तो उन्होंने अपनी 58 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर लिया हो, और दूसरा एटलीस्ट उसने 10 ईयर्स सर्विस की हो। ये जो 10 ईयर्स की सर्विस है ये कॉन्टीन्यूअस सर्विस जरूरी नहीं है कि हो ही हो, क्योंकि देखिए हमने कुछ सारे एक्ट्स पढ़े ना जिसमें कि ये कही गई थी कि भाई कंटिन्यू सर्विस होना चाहिए। जैसे कि ग्रेट्युटी एक्ट पढ़ी थी हमने, तो उन्होंने कहा था कि जितनी भी सर्विस होगी 5 ईयर्स की या 10 ईयर्स की जो भी रिवाइज की जाएगी, तो उसके बाद जो है उसको कंटिन्यू वे में किया जाएगा, ब्रेक आप बीच में नहीं दे सकते। बट यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि वो कंटिन्यूअस सर्विस थी या नॉन कंटिन्यूअस सर्विस थी। ये जो ईपीएफ स्कीम थी इसको 1995 के अंदर लॉन्च किया गया था। ईयर वाइज पूछ लेते हैं, इस वजह से ये वाले पॉइंट भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और उसी के साथ जो है न्यू ईपीएफ, मतलब कि जो 1995 में बना उसमें जब लोगों ने किया, वहाँ एनरोल किया, उसके बाद न्यू ईपीएफ मेंबर्स भी जो हैं वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो एलिजिबिलिटी में बेसिकली वही चीज़ है, एक तो 10 ईयर की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, जो पर्सन है वो 58 ईयर ऑफ एज पे पहुँच चुका हो, वो मेंबर होना चाहिए ईपीएफओ का। अगर वो ईपीएफओ का मेंबर नहीं है तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा पेंशन स्कीम के लिए। उसी के साथ जो है अगर एक पर्सन जो है 50 साल की उम्र में पहुंच गया और किसी भी वजह से वहाँ पे जो है एक कैटेगरी होती है, उसी से रिलेटेड हमारा कोरोना का करंट अफेयर भी है। तो वहाँ पे क्या होती है कि एक कैटेगरी होती है कि अगर आपके ऊपर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो उस टाइम में अगर आपने 50 साल की एज अपनी अटेन कर ली है तो आप अपने ईपीएस से विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट। पर ये जो अमाउंट विड्रॉ होता है ये एक रिड्यूस रेट पे होता है, मतलब कि जो टोटल आपने पे किया होता है ना उतना आपको नहीं मिलता, थोड़ा सा घट के मिलता है, क्योंकि आप पहले ही टाइम पीरियड से पहले कर रहे हैं। तो उससे जो ईपीएफओ है उसका भी लॉस होगा। और अगर मान लीजिए कि 58 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पे रखी गई है क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के अंदर, आप जो है 58 ईयर ऑफ एज पे पेंशन लेना शुरू नहीं करते हैं, आप उसको 2 साल के लिए आगे बढ़ा देते हैं और 60 साल की उम्र के बाद पेंशन लेना शुरू करते हैं, तो उस टाइम में जो पेंशन आपको मिलती है वो एक एडिशनल रेट पे मिलती है। मतलब कि हर साल आपको 4% एडिशनल रेट उस पेंशन के ऊपर मिलेगा और आपको जो आपकी पेंशन मिलेगी वो बढ़ के मिलेगी जितना आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया होता है उसके कंपेरिजन में। अब कोई भी जो पेंशन होती है वो ईपीएस के अंदर कैलकुलेट कैसे की जाती है, तो पेंशन अमाउंट जो पीएफ के अंदर होता है वो डिपेंड करता
जाता है कि जो मेंबर है ईपीएफओ का उसकी पेंशनेबल सैलरी कितनी रही है और उसकी पेंशनेबल सर्विस कितनी रही है, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए उसने अपनी सैलरी को वहाँ पे डिवोट किया है और कितने टाइम पीरियड के लिए उसने सर्विस किया है। तो उस बेसिस पे जो मेंबर का मंथली पेंशन अमाउंट होता है वो कैलकुलेट किया जाता है एक फॉर्मूला के थ्रू। उस फॉर्मूला को हम देखते हैं, डायरेक्टली में भी पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे मेंबर की जो मंथली सैलरी होती है उसके इक्वल में हम रखते हैं पेंशनेबल सैलरी जो किसी पर्सन की होती है, आगे देखेंगे पेंशनेबल सैलरी क्या होती है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है पेंशनेबल सर्विस से, और जो पेंशनेबल सर्विस होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है 70 से। तो जो मेंबर की मंथली सैलरी होती है वो कैलकुलेट हो जाती है। अब हमने क्या देखा कि पेंशनेबल सैलरी क्या होती है। देखो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी मेंबर की जो एवरेज मंथली सैलरी होती है लास्ट 12 मंथ्स में, लास्ट 12 मंथ्स क्या है बेसिकली कि जब उस पर्सन ने ईपीएफ स्कीम से एग्जिट किया उससे 12 महीने पहले की जो उसकी मंथली सैलरी होती है उसको पेंशनेबल सैलरी कहा जाता है। तो वो यहाँ पे एड ऑन होती है, फॉर्मूला में यूज होती है। एक चीज़ और याद रखनी है कि मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है, यहाँ पे 10 साल का क्राइटेरिया रखा गया है सर्विस का, अगर कोई पर्सन जो है वो 20 साल का टाइम पीरियड अपना सर्विस का कंप्लीट कर लेता है तो उसको 2 साल का बोनस यहाँ पे मिल जाता है, मतलब 2 इयर्स की जो पेंशन है वो इंक्रीज वे में मिल जाती है। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ यहाँ पे कि कई स्टूडेंट्स जो है मेरी वीडियो के बाद मेरे को रेक्टिफाई करते हैं। पहली बात तो उनको थैंक यू, क्योंकि यार देखो आप भी किसी ना किसी सोर्स से पढ़ा रहे हैं और मैं भी पीआईबी के सोर्स है, गवर्नमेंट के सोर्स है, या फिर कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं, मतलब कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑथेंटिक, वहाँ से मैं भी डाटा लेती हूँ। तो हो सकता है कि आपका जो डाटा है उसमें भी गलती हो सकती है और मेरा जो डाटा है वो भी 1-2 पॉइंट, ये नहीं कह रही मैं कि मेरी पूरी वीडियो गलत है, पर 1-2 पॉइंट गलत हो सकता है। तो पहली बात तो थैंक यू कि आप मुझे रेक्टिफाई करते हैं। तो ये चीज़ जो है इससे थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए, इसको पढ़िए अच्छे से और फिर एनालाइज कीजिए चीज़ों को। तो यहाँ पर जो है 2 इयर्स का बोनस जो है वो 20 ईयर ऑफ सर्विस के बाद मिलता है अगर कोई पर्सन ऐसे कर लेता है। उसी के साथ कोई जो मेंबर है वो अपनी सर्विस को कंप्लीट करने से पहले भी ईपीएस अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है, मतलब कि जो 10 ईयर अगर उसने ज्वाइन कर लिए हैं, 10 साल से पहले उसने किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए उसने 8 साल एक सर्विस की एक कंपनी के अंदर और फिर जो है वो बाद में दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गया जाके, तो ये जो 8 साल उसने कंट्रीब्यूशन दिया था ना अपना ईपीएस के अंदर, ये ज़ीरो मान लिया जाएगा और दोबारा जो है वो स्टार्टिंग की जाएगी न्यू कंपनी से, फ्रेशली शुरुआत की जाएगी। तो उसको जो कंट्रीब्यूशन अपना ईपीएस के अंदर देना होगा वो दोबारा शुरू करना पड़ेगा और अगेन जो है यहाँ पे 10 साल की सर्विस देखी जाएगी, क्योंकि ये 8 ईयर की सर्विस जो है वो काउंट नहीं होगी। तो एक ही कंपनी के अंदर जब आप 10 साल की सर्विस करते हैं उसके बाद आपको जो है वो अमाउंट मिल सकता है, वरना वो अमाउंट ज़ीरो हो जाएगा। उसी के बाद जो पेंशनेबल सर्विस होती है वो 6 मंथ्स के बेसिस पे देखी जाती है। इसको आप कैसे समझेंगे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है उसने किसी कंपनी के अंदर 8 साल 2 महीने काम करा, तो यहाँ पे 2 मंथ्स है, मतलब कि 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए ना, तो उसका जो टाइम पीरियड देखा जाएगा पर्सन का, पेंशनेबल सर्विस पीरियड जो देखा जाएगा वो 8 ईयर्स माना जाएगा। वहीं पे कोई पर्सन जो है उसने अपनी सर्विस ड्यूरेशन में 8 ईयर्स 10 मंथ्स काम किया, तो ये जो 10 मंथ्स है ये बेसिकली 6 मंथ्स का क्राइटेरिया पार कर चुका है। तो इस वजह से जो पेंशनेबल सर्विस होगी उसको बढ़ा दिया जाएगा और उसको 9 ईयर्स माना जाएगा। तो ये वाला जो पीरियड है ये आपको याद रखना है। उसके बाद कौन कौन से पेंशन के बेनिफिट्स मिलते हैं ईपीएस स्कीम के अंदर उनको देखते हैं। तो सबसे पहले 58 की ईयर जब एज हो जाती है किसी भी पर्सन की रिटायरमेंट के बाद जो है उसको फिर जो है एक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म का नाम आपको याद नहीं रखना है, ये बेसिक वही चीज़ है कि 58 ईयर्स और 10 ईयर्स, ये सिर्फ इसलिए डाला है कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उस कैटेगरी के अंदर इसको मेंशन करना ज़रूरी है। सेकेंड जो है, अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन जो है वो लिविंग सर्विस अपनी सर्विस को लीव कर रहा है तो उसको मंथली पेंशन के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो 10 साल के लिए किसी सर्विस में नहीं रह पा रहा है बिफोर अटेनिंग द एज 58 ईयर्स, मतलब 58 ईयर्स भी उसकी एज नहीं हुई है, ऊपर से वो 10 साल के लिए भी नहीं रह पाया है उस सर्विस के अंदर, तो जब वो 58 ईयर्स का होगा तो वो अपना कंप्लीट सम जो उसने कंट्रीब्यूट किया होगा उसके अंदर ईपीएस स्कीम के अंदर उसको विड्रॉ कर सकता है एक फॉर्म को भर के। फॉर्म की डिटेल आपको नहीं जाननी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली एक ऑथेंटिक साइट से, ईपीएस की साइट से ही मैंने उठाया, इस वजह से उन्होंने फॉर्म मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब 58 ईयर के एज में वो कंप्लीट सम उठा ले लेगा अपना ईपीएस स्कीम से, फिर जो है उस पर्सन को 58 ईयर्स की एज के बाद या रिटायरमेंट के बाद जो है वो मंथली पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पहले ही अपना अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर चुका है। उसके बाद आता है कि अगर मान लीजिए कोई वर्कर है उसकी टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है सर्विस के टाइम पीरियड में, तो उसको क्या बेनिफिट होगा। तो ये अगर कोई पर्सन ऐसा जो है
वो डिसेबल हो जाता है टोटली या परमानेंटली, तो उसको मंथली पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। ये डिपेंड नहीं करता फिर कि उसने पेंशनेबल सर्विस में अपनी सर्विस प्रोवाइड की है या नहीं करी है। अब वो नहीं लायक रहा है कि वो अपने कामों को परफॉर्म कर सके, तो उसको पेंशन मिलेगी मिलेगी, पेंशनेबल सर्विस यहाँ पे इंक्लूड नहीं की जाएगी। उसी के साथ जो एम्प्लॉयर जो होगा उसको एक फ़ंड डिपॉजिट करना होगा उस पर्सन के ईपीएस अकाउंट के अंदर एटलीस्ट 1 मंथ के लिए तो करना ही करना होगा, जिसके लिए वो पेंशन के लिए फिर एलिजिबल हो जाता है एम्प्लॉय। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की ड्यूटी हो जाती है फ़ंड को डिपॉजिट करने की। फिर जो मेंबर होता है वो एलिजिबल हो जाता है कि उसको मंथली पेंशन मिलती है। कब से मिलती है कि जब वो परमानेंट डिसेबल हुआ उसके बाद से लेके लाइफ टाइम तक उसको जो है पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, चाहे उसने सर्विस पूरी की हो या नहीं की हो। उसी के बाद जो मेंबर होता है उसको एक मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर जाना होता है, ये देखने के लिए मतलब कि सर्टिफाई किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू कि वो अनफिट है उस जॉब के लिए और आफ्टर बिकमिंग डिसेबल। फिर देखते हैं कि पेंशन जो होती है, अगर मान लीजिए कोई मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है। तो एक जो मेंबर की फैमिली होती है वो एलिजिबल हो जाती है पेंशन बेनिफिट के लिए एक ऐसे केस में जब जो डेथ होती है मेंबर की सर्विस के अंदर, एम्प्लॉयर ने अपना जो फंड है वो डिपॉजिट करा हो ईपीएस अकाउंट में पूरी तरीके से एटलीस्ट 1 मंथ के लिए, और जैसे ही वो जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है उसके बाद मंथली लेवल पे जो है वो पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है जो भी फैमिली मेंबर होता है। अब यहाँ पे कौन सी फैमिली मेंबर्स को मिलती है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ पेंशन में उसको डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले आती है विडो पेंशन। विडो पेंशन या फिर जिसको वृद्ध पेंशन भी कहा जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे बेसिकली अगर एक कोई पर्सन है उसकी डेथ हो गई तो उसकी जो विडो है, उसकी जो वाइफ है, उसको पेंशन अमाउंट मिलेगा पूरा का पूरा। और उसमें जो है एक चीज़ देखनी है कि जो विडो होगी अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो जो विडो है वो रीमैरिज कर लेती है, वो दोबारा शादी कर लेती है, तो उस टाइम पीरियड में फिर उसको वो अमाउंट मिलना बंद हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ धर्म ऐसे होते हैं जिसमें कि एक वाइफ नहीं होती, एक से भी ज़्यादा वाइफ रखी जाती है, तो यहाँ पे जो है अगर एक विडो से ज़्यादा विडो है यहाँ पे, तो जो सबसे एल्डेस्ट विडो होगी मतलब जो सबसे बड़ी वाइफ होगी उस पर्सन की, उसको ये विडो पेंशन अमाउंट दिया जाएगा। तो ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो मिनिमम अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा, जो मतलब बेसिक सेट किया गया था शुरुआत में, तो वो ₹1000 का किया गया था इंक्रीज़ करके। पर ये जो ₹1000 ऐड किए गए थे ना, मतलब कि सेट की गई थी लिमिट, वो रखी गई थी कि अगर पेंशनेबल सैलरी किसी पर्सन की जो है वो 6500 के बेसिस पे की गई थी, उस बेसिस के अमाउंट पे जो भी विडो पेंशन है वो कैलकुलेट किया जाता था, ठीक है। बट अब क्या हुआ है कि ये जो 6500 का एक पेंशनेबल सैलरी की लिमिट थी उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 15000 कर दिया गया है। तो ये जो ₹1000 का क्राइटेरिया रखा गया था उसको भी कैलकुलेशंस की जाती है, तो वो कैलकुलेशन आपको याद नहीं रखनी है। तो हायर पेंशन जो है वो फिर उसको विडो को मिल जाएगी, पर किस बेसिस पे मिलेगी, आप 15000 के बेसिस पे मिलेगी, ना कि 6500 के बेसिस पे मिलेगी। चाइल्ड पेंशन की बात करते हैं, तो अगर कोई बच्चा है जिसके फादर जो है उसकी डेथ हो गई है, तो उस टाइम में जो है या फिर मेंबर जो है उसकी डेथ हो गई है, तो उस टाइम जो सर्वाइविंग चिल्ड्रन होगा उस पर्सन का, उसको जब तक वो 25 साल की उम्र को अटेन नहीं कर लेता है वो बच्चा, उसको 25% ऑफ ईपीएस अमाउंट मिलेगा। पर ये जो क्राइटेरिया होगा ये किसको मिलेगा, सिर्फ 2 चिल्ड्रंस को मिलेगा, मतलब कि जो 2 बच्चे होंगे शुरू के उनको मिलेगा। आगे अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर उनको ये चाइल्ड पेंशन नहीं मिलेगी। फिर आता है ऑर्फन पेंशन। अगर मान लीजिए कि पहले से ही कोई पर्सन है, उसके जो स्पाउस है उसकी डेथ हो रखी है और फिर उसकी भी डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो बच्चा होता है वो बिल्कुल ऑर्फन हो जाता है, अनाथ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसा कोई मेंबर जो है वो डाई कर जाता है और उसकी कोई भी सर्वाइविंग विडो भी नहीं होती है, तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन होता है उसको मंथली ऑर्फन पेंशन मिलती है 75% की। मतलब कि जो मंथली विडो पेंशन होती है उसका 75% जो होता है, 75% जो होता है वो एज एन ऑर्फन पेंशन उस बच्चे को मिलती है। और ये किसको मिलती है, 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस को मिलती है। देखिए यहाँ पे जो चाइल्ड पेंशन थी उसमें ये कहा था कि अगर जो 4 बच्चे हैं तो उसमें से जो शुरुआत के 2 बच्चे होंगे ना उनको चाइल्ड पेंशन मिलेगी। यहाँ पे ये कहा गया कि चाहे कितने भी बच्चे हों उनमें से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, मतलब ओल्डेस्ट से लेके यंगेस्ट तक किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए इसको मिल गई एक या फिर एक इसको मिल गई, तो इस तरीके से 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन को मिलेगी, ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, ये देखा जाएगा कि किसको मिल सकती है यहाँ पे। फिर आता है रिड्यूस्ड पेंशन। तो अगर कोई पर्सन जो है वही वाली चीज़ है यहाँ पे कि 50 साल की एज में आके मतलब जो है वो विड्रॉ कर लेता है अमाउंट, तो फिर उसको जो है लमसम अमाउंट मिल जाता है, पर उसके बाद रिड्यूस फॉर्म में मिलता है। और अगर 58 ईयर्स के बाद 60 साल की उम्र में करता है तो उसको 4% एवरी ईयर जो है एक रेट पे इंक्रीज होके मिलता है। उसी के साथ मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है वो डिसाइड करता है कि 56 की एज में वो अपने जो अमाउंट है उसको
विड्रॉ करेगा तो जो है उसको रिड्यूस पेंशन मिल जाती है। उसको पेंशन जो मिलती है फिर वो 92% के रेट पे मिलती है। मतलब यहाँ पे डिडक्शन किया जाता है 100% माइनस 2 × 4 का फॉर्मूला यहाँ पे लगा के ओरिजिनल पेंशन अमाउंट से 92% के रेट पे फिर मिलेगा और यहाँ पे 8% का डिडक्शन कर लिया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, पहली बात तो जो भी कंट्रीब्यूशन ईपीएफ स्कीम के अंदर अकाउंट के अंदर किए जाते हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं, एम्प्लॉयर के थ्रू करे जाते हैं। मतलब कि जो सैलरी एम्प्लॉय की हाथ में आती है ना वो पहले से ही कटा के आती है, पेंशन स्कीम के अंदर जाके आता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये जो जिम्मेदारी होती है ये एम्प्लॉयर की होती है। उसी के साथ जो है एम्प्लॉयर को जो है 8.33% का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉय की पे से ईपीएफ स्कीम में करना होता है। ये वाली लिमिट आपको याद रखनी है। उसी के बाद जो एम्प्लॉय होता है उसका जो पे गया है ईपीएफ स्कीम के अंदर, उसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले तो जो उसकी बेसिक वेज होती है डियरनेस अलाउंस के साथ वो उसमें ऐड होती है। फिर जो रिटेनिंग अलाउंस होता है, एडमिसिबल कैश वैल्यू जो होती है उसके फूड कंसेशन की, ये सारा जो अमाउंट होता है इनका 80.33% का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और फिर वो ईपीएफ स्कीम के अंदर चला जाता है। जो एम्प्लॉयर होता है उसकी ये ड्यूटी है कि जैसे ही कोई मंथ क्लोज होता है, एक मंथ खत्म होता है, उसके विदिन 15 डेज जो है उसको कंट्रीब्यूशन ईपीएफ स्कीम के अंदर करना ही करना होता है। उसके बाद जितने भी एप्लीकेबल कंट्रीब्यूशन कॉस्ट जो होते हैं वो एम्प्लॉयर के थ्रू ही किए जाते हैं और जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है वो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए कंट्रीब्यूशन करता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि वो जो एम्प्लॉय है वो उसके अंदर डायरेक्टली काम कर रहा है या फिर एज एन कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहा है। जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है वहाँ पे उसकी ये ड्यूटी बनती है कि हर तरीके के जो वर्कर्स उस इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है तो उसकी ईपीएफ स्कीम के अंदर हो जाए, ठीक है। ये वही है 10 ईयर्स वाला टाइम पीरियड है और ये 6 मंथ्स वाला टाइम पीरियड जो हम पहले डिस्कस कर चुके। ये वाली जो पिक्चर है इसमें पूरे जो ईपीएफ स्कीम है उसका ब्रीफ है। तो ये है कि लास्ट पॉइंट में जब लास्ट टाइम में जो आप रिवीजन करेंगे उसके लिए है। ये वाली पिक्चर जो है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करा दूंगी अपने पार्टनर से कह के, तो आप इसको वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि करंट अफेयर की ईपीएफ जो स्कीम थी ये बेसिकली प्रोविडेंट स्कीम जो थी इसमें 2020 में क्या लाया गया, मतलब कि चेंजेस लाए गए। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ क्या है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थी उन्होंने ये कहा कि जो ईपीएफ स्कीम थी 1952 की उसमें जितने भी ईपीएफ के सब्सक्राइबर्स थे उनको अलाउ किया गया कि जो भी वो नॉन रिफंडेबल एडवांसेस होते हैं उनके उसको वो विड्रॉ कर सकते हैं ईपीएफ अकाउंट से। तो ये याद रखिए कि ये ईपीएफ अकाउंट की बात हो रही है, पेंशन की बात नहीं हो रही है। बट ये अमेंडमेंट लाई गई थी और ये इससे एसोसिएटेड है तो मैंने ये करंट अफेयर यहाँ पे जोड़ दिया है। तो जो ईपीएफ स्कीम है 1952 की उससे अब जो ईपीएफ सब्सक्राइबर्स है वो नॉन रिफंडेबल एडवांसेस को ईपीएफ अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो ईपीएफ सब्सक्राइबर्स है वो क्या क्या विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिक पे जो उनका होता है प्लस डियरनेस अलाउंस जो होता है 3 मंथ्स का, या फिर मान लीजिए कि जो 75% उसका जो पीएफ मनी है, इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू कम होगी, मतलब कि बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस 3 मंथ्स का या फिर 75% ऑफ जो पीएफ मनी है उनका, इनमें से जो भी वैल्यू लो होगी उसको फिर वो कोविड-19 की क्राइसिस को जो फेस कर रहे थे जो भी सब्सक्राइबर, तो अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली फ़ंड को विड्रॉ कब कर सकते थे अपने अकाउंट से, जब वो अपनी रिटायरमेंट एज जो है 55 ईयर्स की अटेन कर लेते। ये हम ईपीएफ की बात कर रहे हैं, ना कि ईपीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड रहता है 2 मंथ्स के लिए अपनी जॉब को लूज़ करने के बाद, मतलब आज उसकी जॉब लूज़ हुई और उसके बाद भी वो 2 महीने के लिए जो है वो अनएम्प्लॉयड रहता है, तो उस केस में जो है वो अपना 75% जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकता है पोस्ट 1 मंथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट के 1 महीने बाद ही वो अपना 75% अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ कर सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो परमानेंटली अब्रॉड सेटल हो रहा है तो वो ईपीएफ स्कीम से अपना जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकता है और वहीं पर 90% ऑफ फंड्स जो है वो विड्रॉ हो सकते हैं। अगर कोई पर्सन जो है वो 54 की एज में पहुँच चुका है तो उसके 1 साल के बाद जो है वो अपना 90% तक फंड किसी भी एमरजेंसी में विड्रॉ कर सकता है। ये थी अब तक की स्कीम्स, ठीक है। अब जो है वो अमेंडमेंट क्या लाई गई यहाँ पे कि ईपीएफ विड्रॉल हो गया कोविड-19 के लिए भी। तो यहाँ पे अब जो न्यू ईपीएफ के रूल्स आए हैं उसमें एक आ गया है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने नॉन रिफंडेबल एडवांसेस को सर्टेन केसेस के अंदर, जैसे कि इलनेस हो रही है कोविड का ही, मान लीजिए कि अगर किसी को कोविड हो जाता है या फिर उसको घर खरीदना है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि माइग्रेंट लेबर्स का वर्कर्स का बहुत इशू रहा था ना इस टाइम में, तो यहाँ पे जो है कोविड-19 के अंदर ये वाली परमिशन दे दी गई है कि अगर कोविड-19 ऐसा पेंडेमिक जैसी सिचुएशन है तो उस टाइम में आप अपने ईपीएफ अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब जो है ईपीएफ की जो कैटेगरी थी कि आप अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं उसमें
पेंडेमिक को भी एक रीज़न मान लिया गया है। तो अगर आपके पास MCQ में 4 रीज़न आ जाए और उसमें पेंडेमिक भी लिखा हो तो उसको आप वो जो है क्रॉस नहीं करेंगे, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा नया प्रोविज़न जो है वो ऐड किया गया है EPF स्कीम से विड्रॉ करने के लिए, तो उसका आंसर क्या होगा, पेंडेमिक होगा। तो यहाँ पे बेसिक वही चीज़ है कि कोविड-19 जो है वो पेंडेमिक डिक्लेयर हो गया और उसके बाद ताकि जो वर्कर्स है उनको डिफ़िकल्टी ना फेस करनी पड़े, तो इस तरीके का प्रोविज़न लाया गया है। ये करंट अफेयर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन टाइम पे। अब तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको क्वेश्चन का बता दूं कि हम जो है यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेटअप हमारा शुरू हो गया है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी कल एक वीडियो आएगी एंड देन ख़त्म वो। तो 8 जो क्वेश्चंस हैं उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं, और जो क्वेश्चन अभी हम रिवाइज करेंगे, मतलब कि अभी जो हम डन करेंगे, अटेंड करेंगे, तो उनको जो है आप अभी वीडियो को पॉज करके आंसर करेंगे खुद अपने मन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के लिए। इसमें पूछा गया है कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में चाइल्ड क्या होता है। तो ए ऑप्शन है आपके पास अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 14 ईयर ऑफ एज, बी इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 13 ईयर ऑफ एज, थर्ड ऑप्शन इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 12 ईयर ऑफ एज, एंड डी इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ए, एक ऐसा पर्सन जिसने कि अपनी 14 ईयर्स की एज को अटेन नहीं किया होता है, कंप्लीट नहीं किया होता है, उसको मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर एक बच्चा चाइल्ड माना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन विच सेक्शन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 डिफाइन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा सेक्शन ऐसा है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को दिखाता है। ए ऑप्शन है आपके पास 2D, बी है 2B, सी है 2A एंड डी है 2E। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही है। सेक्शन 2D जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पैक कमेटी के ऊपर आते हैं कि पैक कमेटी जो है टू इन्वेस्टिगेट द क्वेश्चन ऑफ वेजेस अर्निंग एम्प्लॉयमेंट वॉज एस्टेब्लिशिंग। तो आपसे पूछा गया है कि जो पैक कमेटी थी वो एस्टेब्लिश कब की गई थी। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ए ऑप्शन इज 1952, बी इज 1964, सी इज 1944 एंड डी इज 1912। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है 1944 का जो है वो सही ऑप्शन है। देखिए आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं इस टाइम, आप कोई आपको नहीं देख रहा कि आपका क्या स्कोर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आप खुद को टेस्ट कीजिए, एनालिसिस कीजिए अपनी परफॉर्मेंस का, और उस अकॉर्डिंग जो है अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक किक स्टार्ट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन आर कंटेन इन आर्टिकल 39 ऑफ द DPSP। तो ए है यहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बी है प्रोमोशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, सी है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्कर एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो सही है डी ऑल ऑफ द अबव, आर्टिकल 39 के अंदर इन सभी की बात की गई है। देखिए DPSP तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप एक क्वेश्चन मान के ही चलिए, चाहे पॉलिटी प्रोस्पेक्टिव से देख लीजिए या सोशल सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से देख लीजिए, इस पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, तो ये आपको करना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच सेक्शन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 डिफाइन एम्प्लॉय। तो पूछा गया है कि एम्प्लॉय जो है वो कौन होता है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर, कौन से सेक्शन में एक आ गया है। तो ए है 2I, बी है 2A, सी है 2B एंड डी इज 2C। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन वो है ए 2I के अंदर जो है वो इसको किया गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसका एक ये भी प्रोस्पेक्टिव है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने मिस आउट कर दी है तो वो भी आपके साथ के साथ होती रहेगी। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए और इस सबको नोट करते रहिए। नेक्स्ट आता है विच सेक्शन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 डिफाइन एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर को कौन सा सेक्शन बताता है। ए इज 2J, बी इज 2A, सी 2B एंड डी इज 2E। तो ये वाला क्वेश्चन हमने अभी अटैम्प्ट किया। ये वाला जो क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे ये देखने के लिए, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट पे हम 2-3 क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, तो ये अब आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 व्हाट इज द मैक्सिमम फिक्स्ड इंटरवल फॉर रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग वेजेस। ए इज 2 years, बी इज 3 years, सी इज 6 months एंड डी इज 5 years। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो यहाँ पे डी जो है वो सही ऑप्शन है। 5 ईयर्स के बाद मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर मैक्सिमम फिक्स इंटरवल रखा गया है ताकि वेजेस को रिव्यू और रिवाइज किया जा सके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस, ये वाला भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर जो मिनिमम रेट है रेम्यूनरेशन का टू अप्लाई इन द केस ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग टू सच एम्प्लॉयज अ मिनिमम रेट ऑफ वेज ऑन अ टाइम वर्क बेसिस इज नोन एज ए is guaranteed time rate, B is overtime rate, C is minimum time rate and D is minimum piece rate। तो एक बार इसको आप अटैम्प्ट करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। जो सही आंसर करता है सबसे पहले, कल जो वीडियो होगी मैं इसमें इन दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर भी बताऊंगी और उसी के साथ साथ जो है उस पर्सन का मैं नाम भी अनाउंस करूंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओ हाँ, सॉरी, एक बिग अनाउंसमेंट मेरे को करनी थी कि ये देखिए कल हमारा जो सोशल सिक्योरिटी है वो ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से, पर कुछ सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी प्रिपरेशन जस्ट अभी शुरू की है, या फिर आप ये मान लीजिए कि ये हमारी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी कल सोशल सिक्योरिटी की। उसके बाद जो है हमें दोबारा अपनी रिवीजन शुरू करनी है। तो टॉपर स्टॉप जो है ये सोच रहा है कि हर सब्जेक्ट जो कि ख़त्म होता जाएगा, प्रैक्टिस सेट्स के साथ ही हम एक क्रैश कोर्स लेके आएंगे आपके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नहीं कर पाए हैं अब तक। तो वो जो क्रैश कोर्स की वीडियो होगी वो अच्छे खासे लंबे टाइम के लिए होगी, मतलब कि 4-5 घंटे आप टाइम पीरियड उस वीडियो का लगा के रख सकते हैं। तो वो जो 5-6 घंटे का ड्यूरेशन होगा उसमें आपका पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। पर देखिए क्रैश कोर्स है तो जितना हम एक इंडिविजुअल वीडियो से समझ पा रहे हैं, गेन कर पा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हम एक 5 से 6 घंटे के टाइम पीरियड में एक पूरे सब्जेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ डिडक्शंस भी की जाएगी, वहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स इन इंडिविजुअल वीडियोस को देख चुके हैं वो उसको रिवीजन प्रोस्पेक्टिव से देख सकते हैं क्रैश कोर्स को। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको लग रहा है कि उनके पास टाइम पीरियड ही है इतना खासा किसी भी वजह की वजह से, तो आप जो है फिर उसको देख सकते हैं। वहाँ से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो एक ही दिन के अंदर कवर हो जाएंगे और आपका सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। तो जैसे ही ये वीडियो जो है ख़त्म होती है सोशल सिक्योरिटीज़ की, उसके बाद मैं उसके ऊपर वर्क शुरू कर दूंगी और हो सकता है कि इस मंथ के एंड में या फिर जो अगले महीने की शुरुआत है उसमें आपको वो सोशल सिक्योरिटी का क्रैश कोर्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेकंड थिंग, कंप्यूटर का की जो क्लासेस हैं वो आज ख़त्म हो जाएंगी हमारी। उसके बाद कंप्यूटर का क्रैश कोर्स भी हम लेके आएंगे और प्रैक्टिस सेट्स जो हैं वो कंप्यूटर के वो भी शुरू हो जाएंगे। जो अब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी वो कंप्यूटर की होगी, उसमें भी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं। तो गाइस प्लीज़ सीरियस होकर अब आप पढ़िए, उसके बाद आप मुझे कंप्लेन नहीं करेंगे कि मैम पीडीएफ दीजिए, मैम ये प्रोवाइड कीजिए, ये वाली वीडियो प्रोवाइड कीजिए। सीरियसनेस आपके हाथ में, आपका एग्जाम का रिजल्ट आपके हाथ में, तो आपको ही काम करना है जो करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।